नमस्कार मित्रों और मेरे प्रिय स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे भारत की मौद्रिक नीति। मौद्रिक नीति क्या है, किस प्रकार से पूरे भारत के अर्थव्यवस्था को मौद्रिक नीति रेगुलेट करती है, संचालन करती है, इस पे बात करेंगे। आज हम बात करेंगे क्या भारत सरकार के हाथ में कोई ऐसा टूल्स है कि महंगाई को घटा सकती है, क्या भारत सरकार के हाथ में कोई ऐसा टूल्स है कि महंगाई को बढ़ा भी सकती है। इन सारे बात पे बात करेंगे। साथ ही ये भी बात करेंगे क्या भारत सरकार चाहे तो पैसा छाप करके देश की गरीबी को दूर हटा सकता है। इन सारे बातों को ध्यान में रखते हुए आज हम एक पॉलिसी का डिस्कशन करने वाले हैं। उस पॉलिसी को कहता है मॉनेटरी पॉलिसी और हिंदी में कहते हैं मौद्रिक नीति। तो पूरे वीडियो में आप मेरे साथ बने रहिए, है ना। और आशा है कि आप यदि बहुत अच्छे से पूरी धैर्य से बने रहते हैं तो पूरा का पूरा पॉलिसी आपको समझ में आ जाएगा। तो चलते हैं, आज का जो हमारा पॉलिसी है मौद्रिक नीति, उस पर किन किन बातों पे गौर करेंगे। सबसे पहले तो ये जान लेते हैं किसी भी देश की मौद्रिक नीति का जो कंट्रोल करती है उस देश की केंद्रीय बैंक करती है। उसका नाम है, भारत का केंद्रीय बैंक का नाम क्या है? भारत का केंद्रीय बैंक का नाम है आरबीआई। क्या नाम है? आरबीआई। तो आरबीआई जो है मौद्रिक नीति का नियंत्रण करती है। तो मौद्रिक नीति है क्या, समझते हैं। मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य होता है महंगाई पर नियंत्रण। यस, मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य होता है महंगाई पर नियंत्रण करना तथा अर्थव्यवस्था को अपने नियंत्रण में रख करके चलाना। क्या होता है? अर्थव्यवस्था को अपने नियंत्रण में रख के चलाना, ये क्या कहलाती है? मौद्रिक नीति, है ना। जैसे कि देखिए कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि सरकार जब इंदिरा आवास का पैसा बांटती है तो उस वक्त आप छड़ सीमेंट लेने जाएंगे तो दाम बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। लेकिन सरकार यदि वहां चाहे तो अपना पॉलिसी का यूज करके उसे कंट्रोल भी कर सकता है। तो इसी बात में ना एक डिस्कशन आता है कि सर आखिर क्या क्या बातें, क्या क्या टर्म ऐसे हैं जो अर्थव्यवस्था को नियंत्रण कर सकता है, इस पे बात करते हैं। तो क्या क्या टर्म है अर्थव्यवस्था को नियंत्रण करने वाले? अर्थव्यवस्था को नियंत्रण करने वाले जो मुख्य टर्म है, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, वो क्या टर्म है इस पे मैं अभी डिस्कशन करने वाला हूँ। क्या टर्म है मैं अभी इसमें डिस्कशन करने वाला हूँ। तो चलते हैं क्या टर्म है। तो चलिए देखिए, तो सबसे पहले जो हम लोग पढ़ेंगे रेपो रेट क्या है, उसके बाद समझेंगे रिवर्स रेपो क्या है, फिर बैंक रेट, फिर पढ़ेंगे सीआरआर, फिर एसएलआर, फिर खुले बाजार की नीति। यदि इतना पॉइंट को अच्छे से समझ लेते हैं तो समझ में आएगा कि सरकार कैसे कैसे आरबीआई भारतीय रिजर्व बैंक किस तरह से मौद्रिक नीति को कंट्रोल करती है और किस तरह से महंगाई को कंट्रोल करके देश को चलाती है, अर्थव्यवस्था को संचालित करती है। इन सारी चीजों को समझने से पहले एक टर्म हम लोग को समझना होगा, वह है तरलता। तो क्या है? तरलता, है ना। तरलता की इंग्लिश में कहता है लिक्विडिटी। क्या बोलते हैं? लिक्विडिटी, है ना, लिक्विडिटी। देखिए लिक्विडिटी होता क्या है पहले समझते हैं, है ना। लिक्विडिटी का मतलब है कि यदि किसी व्यक्ति के पास कैश अमाउंट है, क्या है? कैश है, तो क्या कर सकते हैं उस कैश का कहीं पर भी कोई भी सामान को जितना जल्दी हो सकता है खरीद सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, है ना, कोई व्यक्ति अपने बैंक से लोन लेता है 10 लाख। 10 लाख में बैंक यदि उसको एक बार पेमेंट कर देती है, खाते में डाल देती है कि आप निकाल के यूज कर सकते हैं, तो जानते हैं क्या करेगा। और यदि उस व्यक्ति को घर बनाना हो, थोड़ा सा छड़ वाले को पैसा दे देगा, थोड़ा सा सीमेंट वाले को पैसा दे देगा, थोड़ा बालू वाले को पैसा देगा। अब सोचिए, पैसा एक आदमी को मिला है लेकिन उसने छड़, सीमेंट, बालू, मिस्त्री सबका डिमांड को मार्केट में बढ़ा दिया, है ना। तो आप सोचिए कि एक आदमी से कितने लोगों का तरलता बढ़ जाती है, कितने लोगों को काम मिलना शुरू हो जाता है। तो हर जगह जो डिमांड बढ़ा, इसका मतलब क्या? मार्केट की तरलता क्या हो गया? बढ़ गया। तरलता आप समान भाषा में यदि समझेंगे तो आप मेला देखने जाते हैं तो आप किसी सामान को देखते हैं तो ललचाते हैं और खरीद के खा लेते हैं।
क्यों? ऐसा आप कब से कर सकते हैं? जब आपके पास कैश होता है। क्या होता है बच्चे? कैश होता है। और यदि कैश ना रहे तो तरलता को कम किया जा सकता है। तो तरलता मतलब कि किसी भी ग्राहक के द्वारा, किसी भी नागरिक के द्वारा चीजों को खरीदने की क्षमता यानी क्या कहलाती है? तरलता कहलाती है। यानी उसके पास जो अमाउंट होता है उसी से, कैश से होता है सब। तो हम बात ये करने वाले हैं कि तरलता क्या कंट्रोल भी हो सकता है? यस, तरलता कंट्रोल हो सकता है। वही तो मॉनेटरी पॉलिसी में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो क्या होता है देखिए, तो सबसे पहले जो हम लोग स्टडी करने वाले हैं वो है रेपो रेट। क्या होता है? रेपो रेट, है ना। देखिए रेपो रेट क्या होता है? रेपो रेट होता क्या है इसको पहले समझते हैं। सबसे देखिए, एक होता है केंद्रीय बैंक। कौन होता है? केंद्रीय बैंक, है ना। केंद्रीय बैंक होता है, केंद्रीय बैंक, है ना। जो भारत का जो केंद्रीय बैंक है वो क्या है? आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ क्या है? इंडिया है। और दूसरा होता है व्यापारिक बैंक। कौन सा बैंक होता है? व्यापारिक बैंक। दूसरा होता है व्यापारिक बैंक, है ना। व्यापारिक बैंक, व्यापारिक बैंक, है ना। व्यापारिक बैंक क्या होती है? तो व्यापारिक बैंक होती है जो जनता का जमा स्वीकार करती है, जहां पर हम लोगों का, आम लोगों का खाता होती है। हम लोग वहां पैसा जमा करते हैं और वहां से हम लोग लोन लेते हैं। वहां से हम लोग क्या लेते हैं? लोन लेते हैं। यानी कि व्यापारिक का बैंक का काम होता है जनता का जमा पैसा लेना। और दूसरा क्या होता है कि साख प्राप्त, साख बढ़ाना। साख बढ़ाना मतलब विश्वास बढ़ाने का मतलब होता है कि जनता को ज्यादा से ज्यादा लोन देना, है ना। उसका मुख्य काम होता है। तो व्यापारिक बैंक में जैसे नीचे कौन आ जाएगा? सबसे पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आएगा, एसबीआई आपका हो जाएगा। उसके बाद बीओआई होगा, बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक, है ना। तो ये बहुत सारे हैं बैंक है जो भारत में, ये व्यवसायिक बैंक के लिस्ट में आते हैं। तो एक आपका हो गया केंद्रीय बैंक, आरबीआई हो गया। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि, है ना, नोटों को छापती कौन है? आरबीआई, है ना। आरबीआई नोटों को छपाती है ना। और इन सारे बैंकों को ऋण देता कौन है? आरबीआई है ना, आरबीआई, ठीक है। तो इन सारे बैंकों का, व्यापारिक बैंकों का अंतिम ऋणदाता कौन है? आरबीआई है। तो देखिए, तो अब आरबीआई क्या करती है? जब ये एसबीआई या कोई भी व्यापारिक बैंक आरबीआई से ऋण लेता है, तो पैसे लेते हैं, तो उस पैसे जो लेता है उस पर कुछ परसेंटेज ब्याज लेता है ना। फ्री में तो इसको देगा नहीं काम करने के लिए, क्योंकि ये भी क्या है? एक्चुअली व्यापारिक बैंक जो जिंदा होता है तो किस पे जिंदा होता है? ब्याज कमा के जिंदा होता है। आपको, हमको, किसी को भी क्या करता है? पैसा देता है, तो उसके लिए क्या होता है? लोन देता है, तो इसलिए ब्याज लेता है, तो ब्याज पे जिंदा है। तो ये आरबीआई जब इनको पैसा देती है, इसके बदले में इसे कुछ परसेंटेज वो भी ब्याज लेता है। कौन लेता है? आरबीआई। इसी को क्या बोलते हैं? रेपो रेट। तो वर्तमान में आप देखेंगे, तो वर्तमान में तो भारत की जो रेपो रेट है वो 3.35% है। 3 कितना है? 35%। अभी वर्तमान में जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं, यानी कि जून 2024 में अभी भारत की रेपो रेट कितना है? 3.35। कहने का मतलब यह है रेपो रेट कि यदि एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई से कुछ भी पैसा लेती है ना, वो भी कितने दिन में? 12 दिन, 15 दिन के लिए, है ना। 15 दिन के लिए, यानी कि लघु टर्म के लिए पैसा लेती है, उसके बदले में आरबीआई को क्या देना पड़ेगा? ब्याज देना पड़ेगा। किसे ब्याज देना पड़ेगा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं रेपो रेट। क्या कहते हैं? रेपो रेट कहते हैं। अब ये क्वेश्चन बनता है सर कि यदि रेपो रेट 3.35% है और यदि रेपो रेट को बढ़ा करके हम 8% कर दे तो क्या हो जाएगा? यदि देखें, यदि आरबीआई बैंकों को ब्याज कितना परसेंटेज पे दे? 8% पे, यानी कि रेपो रेट को बढ़ा के कितना परसेंट कर दे? 8% कर दे, 10% कर दे, 15% कर दे, तो क्या होगा? तो समझिए, सीधी सी भाषा, है ना। अब देखिए, जब व्यापारिक बैंक किसको देता है? आम जनता को पैसा देती है। किसको देती है? आम जनता को। अब व्यापारिक बैंक को ही अधिक ब्याज में पैसा मिलेगा, तो जनता का भी तो अधिक, जनता को जब वो वही पैसा किसको देगा?
जनता को देगा, तो जब जनता को देगा तो उसका रेट है ना, ब्याज का रेट, यानी कि जो आम जनता, ध्यान से सुनिएगा, आम जनता को जब कोई व्यापारिक बैंक पैसा देती है तो उसको बोलता है बेस रेट। क्या बोलता है? बेस रेट। क्या बोलता है उसको? बेस रेट बोलता है। तो बोलिए बेस रेट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? यानी कि हमें और आपको जैसे रेपो रेट बढ़ाएंगे तो वैसे ही हमें और आपको जो ब्याज मिलेगा, बैंकों से जो लोन मिलेगा, वो महंगा ब्याज पे मिलेगा, यानी कि बेस रेट क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। फिर से समझिएगा, बेस रेट क्या होता है? व्यापारिक बैंक की जब किसी आम जनता को लोन देता है ना, तो उसके बदले उससे ब्याज लेता है, उसे क्या कहते हैं? बेस रेट कहते हैं। तो यदि रेपो रेट बढ़ेगा तो बेस रेट भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। बेस रेट भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अब आप सोच सकते हैं, यदि 8% कर दिया जाए, आप लोन लेने जाइएगा तो आपको महंगा ब्याज पे पैसा मिलेगा, आप नहीं लेंगे, है ना। आप ब्याज लोन लेने से कतराएंगे, है ना। जब लोन लेने से कतराएंगे, जब लोगों के पास लोन मिलेगा ही नहीं, अभी जो मैंने बात कर रहा था तरलता, मार्केट में पैसों की जो फ्लोइंग है, जो बाहर आया पैसा, जो तरलता की गुण है, वो कम हो जाएगा। जब कम हो जाएगा तो अपने आप महंगाई क्या हो जाएगा? कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा। आप सोच लीजिए, है ना। और वही यदि अभी रेपो रेट कितना है? 3.35% है, और मन हो गया गवर्नमेंट का कि भैया रेपो रेट को क्या कर दिया जाए और गवर्नमेंट नहीं, आरबीआई का, है ना, कि रेपो रेट को और घटा दिया जाए, 1% कर दिया जाए। कितना परसेंट कर दिया जाए? 1%। तो बेस रेट आपका बहुत ज्यादा घट जाएगा, यानी कि आपको कम ब्याज पर सस्ते में लोन मिलना क्या हो जाएगा? शुरू हो जाएगा। तो महंगाई चरम सीमा पर बढ़ने लगेगा। अब क्या समझ में आया कि रेपो रेट से भी महंगाई को कंट्रोल कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं। तो पहला टूल से समझ में आ गया, है ना। अब दूसरा टूल से जो हम बात कर रहे हैं रेपो रेट के बाद, वो होगा रिवर्स रेपो रेट। क्या होगा? रिवर्स रेपो रेट, है ना। तो दूसरा टूल्स है रिवर्स रेपो रेट, है ना, रिवर्स रेपो रेट। तो ये बंदे अब बात हम करने वाले हैं, ये रिवर्स रेपो रेट क्या होता है ना। जैसे कि मैंने बताया कि एक सबसे पहले क्या होता है? आरबीआई, भारत की आरबीआई रिजर्व बैंक है, जो कि केंद्रीय बैंक है, और एक होता है व्यापारिक बैंक। कौन सी बैंक होता है? व्यापारिक बैंक, है ना। अब व्यापारिक बैंक, है ना, व्यापारिक बैंक, कोई भी व्यापारिक बैंक दिन भर धंधा करने के बाद यदि उसके पास पैसे बच जाते हैं, है ना, अब आम जनता को ब्याज पे नहीं लगाते हैं, डूबने की डर होती है, तो क्या करते हैं कि उसी पैसे को वह आरबीआई को रिटर्न कर देती है ना। बचे हुए पैसे को आरबीआई को क्या कर देती है? रिटर्न कर देती है। इस बदले में आरबीआई कमर्शियल बैंक को, यानी व्यापारिक बैंकों को कुछ ब्याज देती है। उसी ब्याज को क्या बोलते हैं? रिवर्स रेपो रेट। किसको देती है? ध्यान से सुनिएगा, आरबीआई किसको देती है? व्यापारिक बैंक को देती है। उसे क्या कहते हैं? रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। अभी मान लेते हैं कि रेपो रेट वर्तमान में, रेपो रेट कितना रेट? रेपो रेट 6.50% है। कितना है? 6.50%। और रिवर्स रेपो रेट है ना 3.3%, है ना। तो क्या करेंगे? अब देखिए, अब ये जो व्यापारिक बैंक है 6.50% पर किससे लिए थे पैसा? आरबीआई से लिए थे पैसा, लिए थे ना, ब्याज पे पैसा लिए थे 6 और यदि ये रिटर्न करता है तो इसको कितना मिलता है? 3.35% मिलता है, 3.3% मिलता है। तो बताइए कि क्या व्यापारिक बैंक आरबीआई को पैसा आरबीआई को देंगे? नहीं देंगे, क्योंकि उस पर लाभ नहीं है। तो किसे देने की कोशिश करेंगे? आम जनता को देने का कोशिश करेंगे। जब आम जनता को देंगे, फिर से क्या होगा कि लिक्विडिटी बढ़ेगा मार्केट में, मनी का प्रवाह, पैसे की प्रवाह बढ़ेगा, और फिर से महंगाई बढ़ेगा, है ना। तो देखिए यहां से भी, और दूसरा, महंगाई सिर्फ हम टारगेट नहीं करेंगे, महंगाई बढ़ने से रोजगार भी बढ़ती है। रोजगार भी क्या होती है? बढ़ती है। तो रोजगार भी असर करेगा। जैसे देखिए रिवर्स रेपो रेट कम है, व्यापारिक बैंक आम जनता को ज्यादा पैसा देगा, तो आम जनता को ज्यादा पैसा मिलेगा, कोई भी पैसा जब लेगा तो कोई रोजगार खड़ा करेगा, घर बनाएगा या कुछ भी करेगा, तो लोगों को काम पे रखेगा कि नहीं रखेगा? सिंपल से है कि रखेगा, है ना। तो ये हो गया रेपो रेट, और क्या हो गया? रिवर्स रेपो रेट। अब यदि सरकार को
मन हो जाए कि भाई महंगाई जो बढ़ रहा है उसको कंट्रोल करना है, आरबीआई को हो जाए कि महंगाई जो बढ़ रहा है उसे क्या करना है, कंट्रोल करनी है। तो महंगाई को कंट्रोल करने के लिए कुछ नहीं करना है, बस रेपो रेट जो 6.5% है और रिवर्स रेपो रेट 3.3% है ना, इसको बढ़ा के 7.3% कर देना। और जैसे इसको बढ़ा दिया जाएगा तो और ये व्यापारिक बैंक जानते हैं क्या करेगा, अपना पैसा आम जनता को नहीं देगा, आपको और हमको नहीं देगा, बल्कि वो अपना पैसा तो सारा का सारा रिजर्व बैंक में जमा कर ही देगा, साथ ही साथ आपसे और हमसे भी जमा करवा करके सब डाल देगा, है ना। अब आप सोच सकते हैं क्यों ऐसा करेगा, क्योंकि आरबीआई के पास पैसा जमा करने से उसे किसी प्रकार का पैसा डूबने का कोई चांस नहीं होता है ना। जबकि आम जनता को देता है तो डूब भी सकता है पैसा, तो डूबने का कोई चांस नहीं होता है। अब आप सोच लीजिए कि इस कंडीशन में क्या होगा कि जो भी मार्केट में सामान पड़ा हुआ है एक भी सामान नहीं बिकेगा, है ना, क्योंकि लोगों के पास कैश है ही नहीं। जब बिकेगा नहीं तो उसके बाद अपने आप दाम घटना क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। तो समझ सकते हैं आप कि रेपो रेट घटा करके महंगाई को क्या, रेपो रेट घटा करके रोजगार को बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि मार्केट में पैसा का फ्लोइंग बढ़ जाता है। हाँ, रेपो रेट कम रहेगा तो महंगाई बढ़ेगा और रेपो रेट बढ़ेगा तो महंगाई घटेगा। वही वही रिवर्स रेपो रेट बढ़ाने पर महंगाई क्या हो जाएगा, घट जाएगा। और रिवर्स रेपो रेट को घटाने पर महंगाई क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इन सारे बातों को आपको ध्यान रखना है ना। रेपो रेट हो गया, दूसरा हो गया रिवर्स रेपो रेट, है ना। और हम तीसरी जो बात करने वाले हैं, तीसरा जो टूल्स है वो टूल्स है रिवर्स रेपो रेट हो गया, आपका रेपो रेट हो गया, और तीसरी टूल्स देख लेते हैं क्या है, एक मिनट। और तीसरी टूल्स है आपका बैंक रेट। क्या है, बैंक रेट, बैंक दर, है ना। क्या कहते हैं, तीसरी टूल्स है आपका बैंक दर, है ना। देखिए बैंक दर क्या होता है ना। बैंक दर इंग्लिश में बोलता है बैंक रेट। क्या बोलते हैं, बैंक रेट। बैंक रेट क्या होता है, बैंक रेट जैसे देखिए अभी अभी मैंने बताया कोई भी आरबीआई, क्या आरबीआई किसको, व्यापारिक बैंक को, व्यापारिक बैंक को क्या देती है ना, व्यापारिक बैंक को क्या देती है, आरबीआई व्यापारिक बैंक को क्या देती है, कुछ परसेंटेज पर उसको पैसा देती है, जिसे बोलते हैं रेपो रेट। क्या बोलते हैं, रेपो रेट बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं, रेपो रेट बोलते हैं। और अब बैंक रेट क्या होता है, बैंक रेट क्या होती है, तो देखिए जब आरबीआई इसको देती है तो, लेकिन जब आरबीआई इसको हाँ, तो हम लोग क्या बात कर रहे हैं, नेक्स्ट है टूल्स है बैंक रेट। क्या है, बैंक रेट। अब बैंक रेट क्या होता है इस पे बात करते हैं, है ना। बैंक रेट, बैंक रेट जैसे मैंने अभी बात किया रेपो रेट। रेपो रेट जो होता है लघु होता है, लघु मतलब रेपो रेट जो दिया जाता है, रेपो रेट आरबीआई जो पैसा देती है रेपो रेट पर बैंकों को, वह 15 दिन के लिए 14 दिन के लिए देती है, यानी कि लघु समय के लिए देता है। लेकिन यदि कोई बैंक उससे भी, यदि किसी बैंकों को और पैसे की जरूरत है तुरंत, यानी एक दिन के लिए और पैसों की जरूरत है, उसे बिजनेस करना है, तो अचानक यदि एक्स्ट्रा, यदि व्यापारिक बैंक यदि अचानक एक दिन के लिए है ना पैसा लेती है किसी बैंक से, तो उसके लिए उसको एक रेट तय किया जाता है ना। इसको क्या बोलता है, बैंक रेट। क्या बोलता है, बैंक रेट। यानी कि बैंक को जो है यानी कि आरबीआई किसको, आरबीआई व्यापारिक बैंकों को क्या देती है ना, एक विशेष रेट पर पैसा देती है, उसे क्या बोलते हैं, बैंक रेट कहते हैं। तो यदि अब देखिए अब बैंक रेट भी बढ़ जाएगा तो भी जनता को लोन, है ना, मतलब सस्ते दरों पर ब्याज उपलब्ध नहीं हो पाएगा, इससे भी मार्केट में मनी की प्रवाह घटेगा, है ना। तो चलिए 3 टूल्स को मैंने पढ़ लिया है, तो एक बार इनका ठीक से हम परिभाषा अच्छे से
देख लेते हैं, है ना। क्योंकि देखिए तो चलिए इसका देखते हैं बैंक रेट कहाँ पर है। है ना, चलिए बैंक रेट को एक बार देख लेते हैं। ओके, तो चलिए देखिए क्या कह रहा है बैंक रेट। कहता है बैंक रेट कहता है कि बैंक दर वह दर है, बैंक दर वह दर है, ध्यान दीजिएगा, बैंक दर वह दर है जिस पर देश का केंद्रीय बैंक अंतिम ऋणदाता होने के कारण बैंकों को ऋण देता है। यानी कि किस बैंकों को देता है? केंद्रीय बैंक व्यापारिक बैंक को ऋण देता है ना। देखिए बैंक दर बढ़ने से ब्याज की दर क्या हो जाती है? बढ़ जाती है और ऋण महंगा होता है, जिससे साख की दर कम हो जाती है और मार्केट में सामान सस्ती हो जाती है, क्योंकि मुद्रा की तरलता क्या हो जाती है? घट जाती है। तो चलिए, तो मैंने तीनों टर्म को अच्छे से समझा, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट और बैंक दर, है ना। तो चलिए, इतना समझने के बाद हम लोग एक 2 पॉइंट टर्म को और देखेंगे। क्या टर्म है, चलिए समझते हैं। है ना, देखिए अब जो हमारा कुछ टर्म आता है वो है CRR। क्या है बच्चे? CRR। CRR क्या होता है समझिए। CRR इसको बोलते हैं नगद कोष अनुपात। CRR देखिए, CRR को नगद कोष अनुपात बोलते हैं, या तो कैश रिजर्व रेशियो, कैश रिजर्व रेशियो। देखिए बैंक की कुल जमाओं का न्यूनतम अनुपात उसे RBI को अनिवार्य रूप में जमा करना पड़ता है। देखिए CRR क्या है, ध्यान से सुनिएगा। कि यदि हम किसी प्रकार का कोई दुकान खोलते हैं तो पगड़ी के रूप में हम रूम ऑनर को, यानी कि मकान ऑनर को पैसा जमा करते हैं। इसे क्या बोलते हैं, है ना, पगड़ी कहते हैं हम लोग। और में क्या कहते हैं? पगड़ी। तो पगड़ी जो जमा करते हैं ना, तो क्यों पगड़ी क्यों जमा करते हैं? किसी प्रकार का भाग जाए या तो काम मतलब लिए थे उनका पैसा गिरा के छोड़ दे। उसी तरह से बैंक दिन भर में जितना भी जनता से जमा प्राप्त करती है, कौन सा बैंक? व्यापारिक बैंक। कौन सा बैंक? व्यापारिक बैंक दिन भर में, व्यापारिक बैंक, है ना, व्यापारिक बैंक दिन भर में जितना भी जनता से जमा प्राप्त करती है उसका कुछ परसेंट RBI को जमा कर देती है। RBI को जमा कर देती है, जिसे क्या कहते हैं? CRR। क्या कहते हैं? CRR कहते हैं, है ना, कैश रिजर्व रेशियो कहते हैं। ठीक है, तो यदि हम बात करें कि वर्तमान में भारत का CRR कितना है, तो देखिए 4.5% है। कितना परसेंट है? 4.5%, है ना। 4 कितना परसेंट है? 5%। यानी कहने का मतलब, यदि 100 रुपया किसी व्यापारिक बैंक को दिन भर जनता द्वारा प्राप्त हुआ जमा के रूप में, उसका 4.5% पहले अपना क्रेडिट के तौर पर किसके पास जमा कर देगा? RBI के पास जमा कर देगा। पहला बात यह हुआ। और दूसरा, जिसी में एक टर्म और आती है, SLR। क्या होता है? SLR क्या होता है इंग्लिश में? इसको बोलते हैं वैधानिक तरलता अनुपात। SLR क्या है? वर्तमान में भी SLR 18% है। कितना परसेंट है? 18%। SLR होता क्या है, चलिए समझते हैं। वैधानिक तरलता अनुपात होता क्या है? वैधानिक तरलता अनुपात में होता है कि आप जितना भी आपको पैसा जमा किया गया है जनता के द्वारा, मान लेते हैं कि कोई जनता A है, B है, C है, D है, इन चारों ने मिलकर के 100 रुपया बैंक में जमा किया। 100 रुपया बैंक में जमा किया, है ना। अब 100 चारों मिलकर 100 रुपया व्यापारिक बैंक में जमा किया, मान लेते हैं SBI में जमा किया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में क्या किया? जमा किया। अब चारों ने मिलकर जमा किया और इस व्यापारिक बैंक ने क्या किया? 4-4.5% RBI में रख दिया क्रेडिट के तौर पर। अब बाकी जो पैसे बचे, सारे पैसे को किसी उद्योगपति को
लोन पे दे दिया। किस पे दे दिया? लोन पे, यानी ब्याज पे डाल दिया। क्योंकि व्यापारिक बैंक का तो मुख्य काम ही होता है ब्याज कमाना। जैसे आपके गांव में महाजन होता है ना, सूदखोर जिसको बोलते हैं, वो बैंक सूदखोर है, ये सूद खाता है बैठे बैठे, समझे? तो मान लेते हैं ये तो क्या करेगा, अपने लोन पे पैसा दे देगा किसी उद्योगपति को, लेकिन इसी बीच में मान लेते हैं एक को पैसे की जरूरत हो जाए, एक को पैसे की क्या हो जाए, जरूरत हो जाए, और व्यापारिक बैंक क्या है, भैया हम जो पैसा कल जमा किए थे पैसा हमको दो, हमको पैसा दो, मेरे घर में काम है। तो क्या करेगी ये, तो व्यापारिक बैंक हाथ खड़ा कर देगा, भाई बोलेगा हमारे पास पैसा है ही नहीं, पैसा हमारा सब मैंने क्या कर दिया, लोन पे दे दिया। इससे क्या होगा, इससे एक का जो विश्वास है बैंकों के प्रति घटेगा, जिसको कहते हैं साख गिरेगा। साख क्या होगा, गिर जाएगा, है ना। एक का विश्वास बैंकों के प्रति घटेगा, यानी साख क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। तो साख बचाने के लिए आरबीआई एक रूल्स जारी करती है, एक नियम लगाती है कि आप अपने पास कितना परसेंट, 18%, 18% जनता के जमा का पैसा रख लेंगे तभी ब्याज पे लगाएंगे। अब आप सोचिए, यदि कोई बैंक 18% अपने पास जमा रखती है ना, तो आसानी से एक की जरूरत को पूरा कर सकता है ना, यानी अपना साख को बचा सकती है। इसको क्या बोलते हैं, SLR, है ना। इस तरह से देख लीजिए कि एक बैंक को कितना पैसे को मतलब जमा अपने पास सिक्योर करना पड़ा, 18% और 4.5% आरबीआई को, यानी कि उसे बिजनेस करना है तो कितना परसेंट पे करना है, 18% इसमें जोड़ दीजिए। 18%, 18 4 22, लगभग 22.5% तो पैसा बैंक वाला जनता का कुल जमा को छोड़ करके बाकी जो ने बचा, कितना बचा, 87.5% रुपया बचा। इस पैसे को क्या करेंगे, इस पैसे को बैंक वाला, कोई व्यापारिक बैंक उसे लोन पे किसी भी उद्योगपति को या किसी को दे सकते हैं और सूद कमा सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं, समझे। इस तरह से आप देख सकते हैं CRR और SLR। लेकिन अब एक क्वेश्चन है, यदि महंगाई को घटाना है, एक टर्म आती है मुद्रास्फीति, है ना, महंगाई को घटाना है तो क्या किया जाए। तो महंगाई को घटाना है तो करना यह पड़ेगा, है ना, करना यह पड़ेगा कि SLR को बढ़ा देना होगा। मान लेते हैं हम 30% SLR को बढ़ा देते हैं और CRR को बढ़ा करके 25% कर देते हैं, तो देखिए 30 और 25 कितना हो गया, 75% बैंकों का पैसा सेफ हो गया ना। अब बिजनेस किस पे करेगा बैंक, 25% पे, तो क्या कर लेगा, किसे पैसा देगा, किसको देगा, किसको ब्याज पे पैसा दे पाएगा, तो मार्केट में पैसा रहेगा ही नहीं, उससे भी क्या होगा, महंगाई घट जाएगा। लेकिन क्या समस्याएं खड़ा होगी, तो प्लीज बने रहिए आप मेरे साथ, है ना, आगे भी बात करते हैं। समस्या खड़ा होगी, क्या खड़ा होगी, आप बने रहिए, प्लीज बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप RR भी, CRR सीख ले, SLR भी सीख लिए, है ना। तो अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, है ना, वो है क्या सरकार, है ना, क्या सरकार नोट छाप के महंगाई को दूर कर सकता है। चलिए, यदि नोट छाप के महंगाई को दूर किया जा सकता, तो भाई सरकार तो डेमोक्रेसी है, भारत में लोकतंत्र है, वो आरबीआई को बोलेगा भैया तुम नोट छापो, हमें सबके पास घर में एक एक झोला नोट पहुंचा देना है ना, सब अमीर बन जाएगा, सब अपनी जरूरत की चीजें खरीद लेगा। तो जानते हैं स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, जैसे नोट छाप करके सारे घरों में पहुंचाएगा तो सबके पास पैसा आएगा, सबके बच्चे कपड़ा खरीदने के लिए मार करेंगे, सब लोग करेंगे, तो सबको खाना खरीदना है, सबको कपड़ा खरीदना है, सबको घर बनाना है, गाड़ियां खरीदना है, और इतना ज्यादा मार्केट में पैसों की तरलता बढ़ जाएगी, है ना, कि उत्पादन कम पड़ जाएगा और वस्तुओं के दाम चरम सीमा पर हो जाएगा। तो बताते हैं बच्चे, है ना, यानी कि मार्केट में मुद्रास्फीति आ जाएगा। मार्केट में क्या आ जाएगा बच्चे, मुद्रास्फीति आ जाएगा। मार्केट में मुद्रास्फीति आ जाएगा।
तो क्या हो जाएगा बच्चे, मार्केट में मुद्रास्फीति की कंडीशन पैदा हो जाएगा, इसको कहते हैं इन्फ्लेशन हो जाएगा। पता चलेगा सब खरीद ही रहा है, बेच तो कोई नहीं रहा है, क्योंकि सबके पास पैसा पड़ा हुआ है। ठीक है, तो मुद्रास्फीति हो जाएगा। और आपको बता देते हैं ऐसी हरकत एक देश ने किया था, वेनेजुएला ने, जहां पर कि एक ब्रेड खरीदने के लिए 2 लाख 10 लाख लगभग पैसे देना पड़ते थे। अभी आपको मैं कुछ मुद्रास्फीति का परसेंटेज एग्जांपल देने वाला हूं। जैसे भारत में जो मुद्रास्फीति परसेंटेज है वह वर्तमान में 4.83% है। कहां पर है, भारत में मुद्रास्फीति। लेकिन वही आप पाकिस्तान की बात करेंगे, पाकिस्तान में 19.87% मुद्रास्फीति है, 19.87% है। कहां पर, पाकिस्तान में। तो देखिए, तो अभी ये हालत है पाकिस्तान का। पाकिस्तान में रमजान के महीने में सेब 500 रुपया किलो मिला था। अब आप समझिए कि क्या हाल हो गया है पाकिस्तान का, है ना। तो आप समझ जाइए कि जब इतना परसेंट है 19.8, और हमारे यहाँ पे अभी जो वर्तमान में चुनाव हुआ उसका मुख्य मुद्दा बना दिया था महंगाई महंगाई महंगाई, एकदम बैंड बजा के सरकार का रखा था। और मात्र कितना है, 4.83% यहाँ पर महंगाई है, यानी मुद्रास्फीति है। आप सोचिए कि 4.83% मुद्रास्फीति होने पर इतना बच्चा आदमी का कमर तोड़ रहा है, लोग महंगाई से दबे जा रहे हैं, और यदि 19.8% हो जाएगा तो क्या हाल होगा। और सोचिए पाकिस्तान का क्या हाल होगा, वहां के आम जनता का। तभी तो कहता है चावल की बोरी के लिए ट्रक के पीछे दौड़ रहा है, दबा रहा है, मर रहा है दबा दबा करके, क्यों, महंगाई चरम सीमा पर। तो बच्चे इससे क्या पता चल गया कि नोट छाप करके गरीबी दूर नहीं किया जा सकता है। तो करना क्या होगा, तो यही करना होगा कि, है ना, महंगाई, ये करना होगा, उत्पादन को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना होगा, लोगों को ज्यादा से ज्यादा क्या देना होगा, रोजगार देना होगा। तो सरकार इन सारे टूल्स का, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, CRR, SLR और से सारे टूल्स का, और बैंक रेट, इन सारे टूल्स का इस्तेमाल करके महंगाई को क्या करती है, कंट्रोल करती है ना, अपने हिसाब से चलाती है, ताकि महंगाई भी उतना ही बढ़ सके कि लोगों को रोजगार मिल सके। ये नहीं कि इतना बढ़ जाए कि लोग बेरोजगार होने लगे डायरेक्ट। ज्यादा महंगाई बढ़ने से लोग बेरोजगार भी हो सकता है। जैसे कि मुद्रास्फीति बहुत बढ़ जाएगा, सब खरीदने वाले होंगे, बेचने वाले कौन होंगे, परेशानियां हो जाएगी, मार्केट में सामान फालतू पड़ा रहेगा, है ना, कोई खरीदेंगे नहीं, है ना। तो इसी कंडीशन में क्या हो जाएगा, महंगाई भी प्रॉब्लम में आ जाएगा। तो पूरे मार्केट को यदि कंट्रोल करने के काम करती है, मनी मार्केट को, है ना, तरलता को कम कंट्रोल करने की काम करती, तो कौन करती है, RBI। और जो टूल्स लगाती है, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, और दूसरा क्या होती है, रिवर्स रेपो रेट, और तीसरा बैंक रेट, है ना, SLR और CRR, इन सारे टूल्स का इस्तेमाल करती है। यदि इन सारे टूल्स का इस्तेमाल करने के बावजूद भी यदि RBI को लगे, सरकार को लगे कि इस चुनाव में हमारी दम फूलने वाली है, महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, जनता त्राहिमाम कर रही है, उसका कुछ नहीं हो पा रहा है, नाश्ता करने में लोगों को परेशानी हो रहा है, तो एक और उपाय है जो मैं आपको बताने वाला हूं इसे कंट्रोल करने का। वो उपाय क्या है, वो उपाय है खुले बाजार की पॉलिसी, है ना। लास्ट टॉपिक है बच्चे आज का। ये देखिए, तो महंगाई कंट्रोल करने का, है ना, यानी कि मार्केट में पैसों की तरलता कंट्रोल करने का एक उपाय है खुले बाजार की नीति। कौन बाजार की नीति, खुले बाजार की क्रिया। क्या होता है खुले बाजार, इस पे बात करते हैं। खुले बाजार, यस। तो खुले बाजार, है ना, खुले बाजार की क्रिया कौन सा बच्चे, खुले बाजार की क्रिया होती क्या है, यस, खुले बाजार की क्रिया होता क्या है, RBI जनता या बैंक से सरकारी प्रतिभूति को अपने लिए खरीदता या बेचता है, यस, है ना सर। देखिए, RBI जनता या बैंक से सरकारी प्रतिभूति को अपने लिए खरीदता या बेचता है ना। तो ये क्यों करता है, चलिए
है ना। चलिए देखते हैं, जब आरबीआई प्रतिभूति को बेचती है अर्थव्यवस्था का नगद कोष यानी आरबीआई के पास हस्तांतरित हो जाती है। जब है ना तरलता घट जाती है। इसके विपरीत जब आरबीआई को है ना आरबीआई प्रतिभूति को खरीदता है तब तरलता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। चलिए इसको सही से समझते हैं, है ना। सबसे पहले समझते हैं कि ये प्रतिभूति है क्या। प्रतिभूति है ना, प्रतिभूति है क्या। प्रतिभूति को हम बोल सकते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटी या दूसरे अर्थ में कहते हैं गारंटी। क्या है, गारंटी है। जैसे आरबीआई को पता चले कि भाई महंगाई बहुत लेवल पे बढ़ रही है, क्यों, क्योंकि पैसों का जो फ्लोइंग है मार्केट में बढ़ा हुआ है, पैसों का फ्लोइंग मार्केट में बढ़ा हुआ है, उसको कंट्रोल करना, उसको रोकना है ताकि महंगाई कम हो जाए, मुद्रास्फीति कम हो जाए। तो कंट्रोल करने के लिए निकालेंगे टूल्स, एक टूल्स निकालेंगे। वो एक टूल्स ये होगा, एक टूल्स निकालेंगे कि एक ऐसे तरह से कागज होगा, है ना, और इस कागज पे लिखा रहेगा कि जो भी लोग इसे क्या करते हैं, खरीदते हैं, तो उसको 10% ब्याज के दर पे साल भर के पास दोबारा पैसा वापस किया जाएगा। तो कोई आदमी 1 लाख जमा करेगा, आरबीआई उसको कितना लेगा, 1,10,000 देगा। तो ये डायरेक्ट आरबीआई नहीं बेचती है, आरबीआई बेचने के लिए व्यापारिक बैंकों को दे देता है, और व्यापारिक बैंक ऐसा बात करेगी। तो सोचिए कोई भी आदमी साल भर में 10% कमाने का तो बहुत बड़ा स्कीम होता है। जहां भी 6% दे रही है तो 10% देगा, 10 नहीं तो 20 कर देगा, 30 कर देगा। वो डिपेंड करेगा कि मार्केट में महंगाई किस लेवल की है। तो ये मान लेते हैं कि 20% कर देती है कि आप 1 लाख जमा करिए, है ना, और 1 साल के बाद आपको 20% देंगे, यानी 1,20,000। तो सब लोग क्या करेगा, पूरा एकदम, है ना, पूरा सब मार्केट बैंक में पैसा दे के सरकारी प्रतिभूति खरीदना क्या कर देगा, शुरू कर देगा। जब सब लोग सरकारी प्रतिभूति खरीद लेंगे तो क्या होगा, मार्केट में जो पैसा बह रहा था उसका कंट्रोल हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये भी कर सकते हैं आरबीआई, या तो दूसरा जितना भी सरकारी टूल्स है, एलआईसी है, भारतीय जीवन बीमा निगम है, जो भी है, उन लोगों को कहा जाएगा भाई तुम ऐसा कोई टूल्स निकाल कि हर अगले 5 साल में हम डबल करने वाले हैं। तो उस लोग एलआईसी भी करवाएंगे और वहां से भी पैसा खींचा चला जाएगा मार्केट का, है ना। तो वहां से भी खींच लेगा। तो यानी कि प्रतिभूति यदि गवर्नमेंट बेचेंगे मार्केट में, सॉरी, प्रतिभूति मार्केट में क्या करेंगे, खरीदेंगे, मार्केट से क्या करेंगे, खरीदेंगे, तो उस कंडीशन में क्या होगा, 1 मिनट देख लेते हैं पहले, है ना। क्या लिखा है, क्या लिखा है स्टूडेंट के आरबीआई हस्तांतरित हो जाते हैं, यानी कि अर्थव्यवस्था नगद कोष आरबीआई के पास जब प्रतिभूति बेचती है ना, प्रतिभूति बेचती है तो आरबीआई के पास हस्तांतरित अर्थव्यवस्था का नगद कोष यानी कि जो कैश अमाउंट है अर्थव्यवस्था के पास चला जाता है और तरलता क्या हो जाती है, घट जाती है ना। तो क्या करेंगे बच्चे, हम लोग कहाँ थे, है ना, हम लोग थे कि यदि हम लोग यह थे कि यदि आरबीआई मार्केट में प्रतिभूति बेचती है ना, ये जो पेपर है ये बेचती है, तो क्या करेगा, पूरा मार्केट से पैसा को सोख लेगा, है ना, और तरलता पैसे की घट जाएगी, पैसों की तरलता मार्केट में क्या हो जाएगा, घट जाएगा। मार्केट में किसी के पास नगद रहेगा ही नहीं। जब नगद नहीं रहेगा तो खाएगा क्या, खरीदेगा क्या, पहनेगा क्या, अपने आप महंगाई क्या होना हो जाएगा, घटना शुरू हो जाएगा। और वही मान लेते हैं कि रोजगार लोगों को नहीं मिल पा रही है, महंगाई नहीं है मार्केट में, रोजगार को बढ़ाना है ना, पैसों की कमी पैसों की कमी के कारण लोग व्यापार नहीं कर पा रहे हैं, है ना, और रोजगार को मुख्य रूप से बढ़ाना है तो कुछ नहीं करेंगे। बस आरबीआई सरकारी प्रतिभूति को बेचने के स्थान पर खरीदना शुरू कर देगा। तो जैसे आरबीआई खरीदेंगे प्रतिभूति, तो जिन जिन व्यक्तियों के पास प्रतिभूति पड़ा हुआ है सब जाके मार्केट, सब जाके आरबीआई में देना, सब जाके व्यापारिक बैंक में देना शुरू कर देंगे। जब देना शुरू करेंगे सबको व्यापारिक बैंक उसके बदले में पैसा देंगे, और जैसे पैसा देंगे तो सब लोग क्या करेगा, मार्केट से सामान खरीदना शुरू करेगा। कोई बाइक खरीदेगा, कोई घर खरीदेगा, कोई, है ना, कोई जमीन खरीदेगा, कोई कपड़े खरीदेंगे, अपने बच्चों का फीस भरेंगे।
अपने आप मार्केट में नगद, है ना, नगद रुपये का प्रवाह क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। फिर से महंगाई बढ़ जाएगा और फिर से पूरा सिस्टम चलना क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग पूरा वीडियो को यदि ध्यान से देखते हैं, इससे ये पता चलती है कि भाई किस प्रकार से महंगाई मार्केट का कंट्रोल हो सकता है। तो प्लीज आप पूरे क्लास को अच्छे से देखिए, और यदि कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम्स है, समझ में नहीं आता है, तो जरूर टाइप करें, कमेंट जरूर करें आपको वीडियो ये कैसा लगा, ये नॉलेज आपके लिए कैसा लगा। तो प्लीज इसके बाद आप चैनल्स को सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें, ताकि हमारा मोटिवेशन बढ़ सके। थैंक यू।